हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। देखिए, किसी भी रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है या उस रिएक्शन की जो रेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कई सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज करते हैं। अब इसमें से हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टोमेट्रिक मेथड की। देखिए, अगर हम किसी भी आयनिक रिएक्शन की बात करें तो उनकी रेट को मेजर करने के लिए हम कंडक्टोमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं। अब अगर आयनिक रिएक्शंस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जैसे वाटर में हो रही हैं, तो हम उस रिएक्शन के रिएक्शन मिक्सचर की कंडक्टिविटी टाइम के साथ मेजर करते हैं। मींस पर्टिकुलर हम टाइम की लिमिट्स ले लेंगे, जैसे 0 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एटसेट्रा। अब 0 मिनट पर उस रिएक्शन मिक्सचर की कंडक्टिविटी क्या आती है, इसी तरह से 5, 10, 15 मिनट्स पर उस रिएक्शन की कंडक्टिविटी क्या आती है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होती हैं और इस वजह से जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो भी चेंज आएगी। तो इस तरह से हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर हम डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो उनकी जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती हैं, क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस वजह से आयनिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती हैं। तो इस तरह से इन सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टिविटी है उसको हम आयंस के कंसंट्रेशन का लीनियर फंक्शन मान सकते हैं और इसके बेसिस पर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस फाइंड आउट करते हैं। अब इस मेथड की बात करें तो इसका यूज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर और सिमिलर रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इस मेथड की लिमिटेशन की। देखिए, इस मेथड को हम उन रिएक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते जिनके लिए प्लेटिनम एक कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है। देखिए, अगर इन रिएक्शन की कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं तो कंडक्टिविटी सेल में जो प्लेटिनम लगा हुआ होता है वो उस रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा। तो इस वजह से उन रिएक्शंस के लिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। अब किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैन्युअली एडजस्ट करना होता है और इसके लिए 5 to 10 सेकेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वजह से कंडक्टिविटी मेथड फास्ट रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे तब तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक मेथड की। इसमें हम हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करके रिएक्शन की प्रोग्रेस डिटरमाइन करते हैं। अब किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के लिए जो हाफ सेल पोटेंशियल की वैल्यू है उसकी इक्वेशन ये होती है। यहाँ पर E0 उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, N वैलेंसी ऑफ आयन है और Qm यहाँ पर मेटल आयन की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और जो एक्टिविटी है वो मेटल आयन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती हैं। तो जैसे जैसे मेटल आयन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज होती है, हाफ सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इस तरह से हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम Fe+3 और F- आयन के बीच में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस रिएक्शन की स्टडी के लिए हम इस हाफ सेल का पोटेंशियल वेरियस टाइम इंटरवल्स पर मेजर करके इस रिएक्शन की प्रोग्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल मेथड्स की। इसमें हम पोलरिमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं पोलरिमेट्री की। देखिए, इस मेथड में हम पोलरिमेट्री की हेल्प से जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो इस तरह की रिएक्शन के लिए जो प्रोग्रेस है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए डिग्री ऑफ रोटेशन का मेजरमेंट करते हैं और इसके लिए हम सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं। अब जो रिएक्शन मिक्सचर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट करता है, इसके बेसिस पर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का अमाउंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। मीन्स अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में भी वेरिएशन आते हैं। अब विलहेल्मी की बात करें तो इसने इस टेक्निक को 1950 में कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर की स्टडी के लिए यूज किया था। देखिए, सुक्रोज का जब इन्वर्जन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होते हैं
अब सुक्रोज की बात करें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसी तरह से ग्लूकोज भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और इस रिएक्शन से जो फ्रक्टोज ऑब्टेन होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो जब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो इस तरह से स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज आ रहा है उसके बेसिस पर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इस टेक्निक की बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड की। देखिए, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और उनके जो स्पेक्ट्रम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ओवरलैप नहीं होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आते हैं उसको मेजर करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है वहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। सिंपली हम कह सकते हैं अगर कंसंट्रेशन में हम वेरिएशन लाते हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएशन आते हैं। तो इस तरह से जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होती है और इस केस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो इस तरह से सेलेक्टेड वेवलेंथ रेंज में एब्जॉर्प्शन में जो चेंजेस आते हैं उसको हम रिकॉर्ड करके कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहे हैं उसको भी मेजर कर सकते हैं और इस तरह से हम उस रिएक्शन की प्रोग्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं।